गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग का टॉपिक है जय प्रक्रम। अध्याय 6 जय प्रक्रम। यहाँ पे दिया है हम जैव, सजीव तथा अजैव, निर्जीव में अंतर कैसे स्पष्ट करते हैं। यानी सजीव को जैव कहेंगे और निर्जीव को क्या बोलेंगे, अजैव बोलेंगे। यदि हम कुत्ते को दौड़ते देखते हैं या गाय को जुगाली अथवा गली में एक इंसान को जोर से चीखते हुए देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये सजीव है। यहाँ जुगाली करने का सेंस पझाने से है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं या गांव से है तो आपको पता होगा कि गाय जो पझाती है ना, मुंह चलाती है, खाना खाने के बाद मुंह चलाती है, उसके मुंह में जो लार निकलता है उसी को जुगाली करना कहते हैं। इससे गाय का भोजन पचता है। गाय पहले भोजन को क्या करती है, निगल लेती है, उसके बाद वो बैठकर पझाती है, यानी जुगाली करती है। जुगाली करने का सेंस ये होता है कि जितना देर वो मुंह चलाएगी, जुगाली करेगी, उतना देर उसके भोजन का पाचन होगा। हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाएं, काम खत्म, उसके बाद हमारे स्टोमक में ये ग्रास नली होते हुए कहाँ चला जाता है, पेट में, पेट से जाता है आंत में, और वो सब प्रोसेस क्या है, भोजन के पाचन का प्रोसेस है। उसी तरह से गाय भी जुगाली करती है और जुगाली करने के उपरांत क्या होता है, उसके भोजन का पाचन होता है। यदि कुत्ता, गाय या इंसान सो रहे हो तो क्या तब भी हम यही सोचेंगे कि ये सजीव है। लेकिन हम यह कैसे जानेंगे, हम उन्हें सांस लेते देखते हैं और जान लेते हैं कि ये सजीव है। पौधे के बारे में हम कैसे जानेंगे कि ये सजीव है। अब आदमी चल रहा है, कुत्ता दौड़ रहा है, तो इससे हम पता करते हैं। गाय जुगाली कर रही है तो हमें पता चलता है कि ये सजीव। लेकिन पौधे के बारे में कैसे पता चले। इसमें से कुछ कहेंगे कि वे हरे दिखते हैं, लेकिन उन पौधे के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी न होकर अन्य रंग की होती है। वे समय के साथ वृद्धि करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि वे सजीव हैं। दूसरे शब्दों में, यहाँ आप ध्यान रखेंगे, समय के साथ वृद्धि करते हैं, समय के साथ वृद्धि करते हैं। पौधे की पत्तियां हरी है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये अगर समय के साथ वृद्धि कर रहे हैं इसका मतलब है कि ये सजीव है। दूसरे शब्द में हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पे कुछ गतियों पर विचार करते हैं। ये वृद्धि संबंधी या अन्य गतियां हो सकती है, लेकिन वह पौधा भी सजीव है जिनमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, वैसे पौधे भी सजीव होते हैं जो वृद्धि नहीं करते हैं या जिनमें वृद्धि नहीं दिखता है। कुछ जंतु सांस तो लेते हैं परंतु जिनमें गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, वे भी सजीव हैं। जिनमें गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखती है उन्हें भी सजीव कहेंगे। अतः दिखाई देने वाली गति जीवन में परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। अब यहाँ हम लोग जान रहे हैं कि जरूरी नहीं कि जो दिखता है वही सजीव है, जो नहीं दिखता है वो भी सजीव हो सकता है। आगे देखिए क्या है। अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियां आंखों से दिखाई नहीं देती। उदाहरण के लिए अणुओं की गतियां हमें इन आंखों से नहीं दिखाई देती, सूक्ष्म स्केल पे देखने के बाद वो दिखाई देती है। क्या यह अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? यदि हम यह प्रश्न किसी व्यवसायी जीव विज्ञानी से करें तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा। वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते। विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती है। विषाणु के अंदर आणविक गति कब तक नहीं होती है, तो जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते। जब वो कोशिका को संक्रमित कर देता है तब वो एक्टिव हो जाता है। अतः इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि वास्तव में सजीव है या नहीं। अब ये विषाणु जो है, विषाणु सजीव है या नहीं, ये आज भी विवाद का विषय बना हुआ है।
जीवन के लिए आणविक गतियां क्यों आवश्यक है? पूर्व कक्षाओं में हम यह देख चुके हैं कि सजीव की संरचना सुसंगठित होती है। पूर्व कक्षा में, पिछले कक्षा में आप जान चुके हैं कि सजीव की संरचना कैसी होती है, तो सुसंगठित होती है। उनमें उत्तक हो सकते हैं, उत्तकों में कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं में छोटे घटक होते हैं। सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण भी घटित होने लगती है। यदि यह व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती है, अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम कौन से हैं? आइए खोजते हैं। जैव प्रक्रम क्या है? जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। यह उस समय भी चलता रहता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते। जब हम सो रहे हो अथवा कक्षा में बैठे हो, उस समय भी यह अनुरक्षण का काम चलता रहना चाहिए। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यहाँ आपका एक प्रश्न बनता है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो इसका जवाब है वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम। जोर से बोलिए, क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? वे सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। बहुत अच्छा। क्योंकि क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। जैव प्रक्रम की आवश्यकता क्यों होती है? तो टूट फूट के मरम्मत के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है, इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। पोषण किसे कहते हैं? तो यहाँ एक टॉपिक आया आपका पोषण। पोषण किसे कहते हैं? ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। पॉइंट नोट करते चलेंगे, कॉपी और पेन रखेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीज लगे आप वीडियो को रोक करके उसे आप नोट कर लेंगे। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होगी। क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है, अतः अधिकांश खाद्य पदार्थों की भी कार्बन आधारित है। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। चूंकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, क्षमा कीजिएगा, चूंकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, अतः ऊर्जा के ये बाह्य स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोत के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है।
जिससे ये अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए। यह विभिन्न आणविक गतियों के लिए एवं विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी है। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता है। उपचयन, अपचयन अभिक्रियाएं, अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियां हैं। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उनका उपयोग श्वसन कहलाता है। एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है, अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए या वर्ज्य पदार्थ के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है तथा शारीरिक अभिकल्प अधिक जटिल होता जाता है, तब क्या होता है? बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती, अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विशिष्टीकृत हो जाते हैं। हम इन विशिष्टीकृत ऊतकों से तथा जीव के शरीर में उनके संगठन से परिचित हैं, अतः इनमें कोई आश्चर्य नहीं कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण भी विशिष्टीकृत ऊतकों का कार्य है। परंतु इससे एक समस्या पैदा होती है। यद्यपि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है, परंतु शरीर के सभी भागों को इनकी आवश्यकता होती है। इस स्थिति में भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उपोत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि वे हानिकारक भी हो सकते हैं। इन अवशिष्ट उपोत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। इस प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन किसे कहते हैं, इसे सहज भाषा में समझिए। जब कोई इंसान भोजन करता है, भोजन करने के बाद उसके पेट में अंदर में जो छोटी आंत है, बड़ी आंत है, उसके माध्यम से भोजन का पाचन होता है। और जो भोजन हमारा शरीर जिस भोजन को नहीं पचा पाता है, यानी उसका जो अवांछित पदार्थ होता है, अवशिष्ट पदार्थ जिसको बोलते हैं, वो उत्सर्जन अर्थात मल मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। यदि बहुकोशिकीय जीव में शरीर अभिकल्पना के मूल नियमों का पालन किया जाता है तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएगा। इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अवशिष्ट पदार्थों को कोशिकाओं से इस उत्सर्जन ऊतक तक पहुंचने की होगी। आइए हम जीवन का अनुरक्षण करने वाले आवश्यक प्रकरणों के बारे में एक एक करके विचार करते हैं। अब यहाँ कुछ प्रश्न हैं जिसका जवाब आप लोग हमें बताएंगे।
हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? दूसरा, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? तीसरा, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? चौथा, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रकर्मों को आवश्यक मानेंगे? पहले आप लोग इन प्रश्नों का जवाब लिख कर लेंगे, उसके बाद फिर अगले क्लास में इसका जवाब हम आपको बता देंगे। क्वेश्चन, जब हम टहलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। हम ऊर्जा का उपयोग कब करते हैं? रोजमर्रा की जिंदगी में, जब हम खाना खाते हैं, चलते हैं, पढ़ते हैं, साइकिल चलाते हैं, कोई भी काम करते हैं तो उस काम को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस स्थिति में जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, हमारे शरीर क्रम की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में हमें बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वह भोजन है। ऊर्जा का स्रोत और जो हम खाते हैं वो क्या है? भोजन है। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? यहाँ एक प्रश्न है कि सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान है, लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न विधियों से होती है। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव स्वपोषी है, जिनमें सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु हैं। अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है ताकि ये जीव के संरक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिन्हें एंजाइम कहते हैं। एंजाइम किन्हें कहते हैं? जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिन्हें एंजाइम कहते हैं। अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है ताकि ये जीव के समारक्षण तथा वृद्धि हो सके। और वही समारक्षण तथा वृद्धि और प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। यहाँ जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिन्हें एंजाइम कहते हैं। एंजाइम का छोटा सा परिभाषा है कि एंजाइम किसे कहते हैं। तो जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। अतः विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। जंतु तथा कवक इसी प्रकार के विषमपोषी जीवों में सम्मिलित है। आगे है स्वपोषी पोषण। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं किस प्रक्रिया द्वारा पूरी होती है? तो जवाब होगा प्रकाश संश्लेषण। किस प्रक्रिया से पूरा होती है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है? यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर के लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। अगले अनुभाग में हम अध्ययन करेंगे कि यह कैसे होता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं, उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की सतह कार्य करेगा तथा पौधों द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में
ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। यहाँ एक रासायनिक सूत्र दिया गया है 6CO2 प्लस 12H2O। सूर्य के रोशनी में क्लोरोफिल की उत्पत्ति करते हुए क्या बनाता है? ये सूर्य क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाता है? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है। इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। सबसे पहले आप इस पत्ती के अनुप्रस्थ काट को देखिए। यहाँ एक पत्ती दिया गया है, इसका ये मध्य सिरा है, ये पर्णपटल है, ये वाला भाग क्या है? सिरा है। यहाँ पे फ्लोएम है, यहाँ पे जाइलम है। जाइलम का काम होता है जल लेकर जाना। जाइलम का क्या काम होता है? जल लेकर जाना। और फ्लोएम का काम होता है उसको फैला देना। नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जाइलम जाइलम जाएगा कौन चीज लेके? जल लेके। फ्लोएम फैलाएगा कौन चीज? वही जल को क्या करेगा? फैलाएगा। यहाँ इसका जो अनुप्रस्थ काट है, इसके यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी से देखने के बाद मोमी क्यूटिकल आपको दिखेगा। इसका ऊपरी बाह्य त्वचा इस तरह का होता है। ये हरित लवक है, वायु कोश है, द्वार कोशिका है इत्यादि। यहाँ जो है ये निचली बाह्य त्वचा है इसका पत्ती का। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है। इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम होगा तो इसके दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटेगी? पहला, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। दूसरा, प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। यह आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। उदाहरण के लिए मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। आइए हम देखें कि उपरोक्त अभिक्रिया का प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक है। यदि आप ध्यान पूर्वक एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे, जो कि अभी हम आपको दिखाए हैं चित्र 6.1 में, तो आप नोट करेंगे कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे बिंदु कोशिकांग है जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल होता है। आइए हम एक क्रियाकलाप करते हैं जो दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल क्या है तो आवश्यक है। ये क्रियाकलाप अगले पेज में दिया गया है। क्रियाकलाप क्या कहता है? क्रियाकलाप 6.1। गमले में लगा एक सबलित पत्ती वाला पौधा लीजिए। उदाहरण के लिए मनी प्लांट या क्रोटन का पौधा। पौधों को 3 दिन अंधेरे कमरे में रखिए ताकि उसका संपूर्ण मंड प्रयुक्त हो जाए। अब पौधे को लगभग 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखिए। सबसे पहले क्या करना है, आपको मनी प्लांट या क्रोटन का पौधा लेना है और उस पौधे को 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखना है। यानी एक ऐसा कमरा जिसमें सूर्य की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती हो, रूम एकदम डार्क हो, अंधेरा हो। ठीक है, उसमें फिर क्या किया जाएगा, उसका जब 3 दिन तक उसको अंधेरे कमरे में रखते हैं उसका संपूर्ण मंड प्रयुक्त हो जाएगा और उसके बाद आप उसको 3 दिन के बाद धूप में कितने घंटे के लिए बाहर निकालेंगे? 6 घंटे के लिए बाहर निकालेंगे। जब आप ऐसा करते हैं उसके बाद पौधा से एक पत्ती आपको तोड़ लेना है, इसके हरे भाग को अंकित करना है
और उन्हें एक कागज पर ट्रेस कर लेना है। ठीक है, एक ट्रेस पेपर आता है। ट्रेस पेपर वो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। ट्रेस पेपर दिखाएंगे कभी, या फिर मेरे पास अवेलेबल है, अभी फिलहाल यहाँ नहीं है। तो ट्रेस पेपर से ना किसी पेपर पे, जैसे ये रजिस्टर है, आइए आप इस पे आप ट्रेस पेपर रखेंगे तो यहाँ जो कुछ भी लिखा है उस पेपर पे आपको साफ दिखेगा। फिर उस पे क्या करना है, मार्कर से या पेन से उसको खींच लेना है, लाइनिंग को ट्रेस कर लेना है। उसके बाद ट्रेस करके आप उसको पेपर पे नोट करेंगे। कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को उबलते पानी में डाल दीजिए। उसके बाद एल्कोहल से भरे बीकर में उसे क्या करना है, डुबा देना है। इस बीकर को सावधानी से जल में उष्मक में रखकर तब तक गर्म करना है जब तक एल्कोहल उबलने न लगे। इतना करने के बाद आपको नोट करना है कि पत्ती का रंग क्या होता है, विलयन का रंग कैसा हो जाता है। कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को आयोडीन के तनु विलयन में डाल दीजिए। पत्ती को बाहर निकालकर उसे आयोडीन को धो डालिए। पत्ती के रंग का अवलोकन कीजिए और प्रारंभ में पत्ती का जो ट्रेस किया था उससे इसकी तुलना कीजिए। शुरुआती समय में जो पत्ती से आप ट्रेस किए हैं उसे से इसका आपको क्या करना है, तुलना करना है। पत्ती के विभिन्न भाग में मंड की उपस्थिति के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, इसे आप क्या करेंगे, कॉपी में नोट करेंगे। अब यहाँ देखिए, अब हम अध्ययन करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। कक्षा 9 में हमने रंध्र की चर्चा की थी। चित्र 6.3 जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। यहाँ चित्र 6.3 दिया है। दो तरह का पत्ती है। चित्र 6.3 खुला रंध्र का, और ये क्या है, बंद रंध्र है। ये खुला हुआ रंध्र है। इसमें क्या है, ये है द्वार कोशिका। ये क्या है, द्वार कोशिका है। ये वाला हिस्सा क्या है, रंध्र है। यहाँ है हरित लवक। इधर भी क्या है, हरित लवक है। और ये जो द्वार कोशिका है, इसमें भी ये द्वार कोशिका है। रंध्र छिद्र जो है ये खुला हुआ है, इसका रंध्र छिद्र क्या है, बंद है। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। लेकिन यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती तब पौधा इन्हीं छिद्रों को बंद कर लेता है। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाता है। इस क्रियाकलाप को समझने से पहले आप इस पिक्चर जो दिया है यहाँ पे, इस पिक्चर को देखें। यहाँ बेल जार है, पोटेशियम डाइऑक्साइड वाच ग्लास है, और ये भी उसी का एक हिस्सा है। प्रायोगिक व्यवस्था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बिना। ये दो गमला है जिसमें फूल का पौधा लगा है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स हम इधर देखेंगे। ये क्रियाकलाप आपके करने के लिए है। ठीक है, इसमें करना क्या है, लगभग समान आकार के गमले में लगे 2 पौधे लेना है। इस क्रियाकलाप को करने के लिए आपको क्या करना है, 2 गमला लेना है। दोनों गमले में समान, या फिर गमला में फूल लगा हुआ पौधा आपको 2 लेना है। या तो आप पहले गमला लेंगे, 2 समान गमला, समान आकार के पौधे को उसमें क्या करेंगे, ट्रांसप्लांट करेंगे। ठीक है,
जब वो पौधा लग जाता है, या फिर अगर लगा हुआ गमला में पौधा मिले तो अति उत्तम। 3 दिन तक उन्हें क्या करना है? अंधेरे कमरे में रखना है। किस पौधा को? जिसको आज लगाए उसको नहीं, पहले 2-4 दिन उसको देखेंगे, ठीक है। 1 सप्ताह तक आपका पौधा हरा रहता है, उसके बाद क्या करेंगे? आप उस गमले को अंधेरे कमरे में रख देंगे। प्रत्येक पौधे को अलग अलग कांच पट्टिका पर रखिए। एक पौधे के पास वाच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। चित्र 6.4 के अनुसार दोनों पौधों को अलग अलग बेल जार से ढक दीजिए। जार के तले को सील करने के लिए कांच पट्टिका पर वैसलीन लगा दीजिए। इससे प्रयोग वायु रोधी हो जाता है। लगभग 2 घंटे के लिए पौधे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। प्रत्येक पौधे से एक पत्ती तोड़िए। प्रत्येक पौधे से एक पत्ती तोड़िए तथा उपरोक्त क्रियाकलाप की तरह उनमें मंड की उपस्थिति की जांच कीजिए। क्या दोनों पत्तियां समान मात्रा में मंड की उपस्थिति दर्शाती है? इस क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? उपरोक्त 2 क्रियाकलाप के आधार पर हमेशा प्रयोग कर सकते हैं, जिससे प्रदर्शित हो सके कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब तक हम यह चर्चा कर चुके हैं कि स्वपोषी अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं। अब तक हम लोग किसकी चर्चा कर चुके हैं कि स्वपोषी ऊर्जा पूर्ति के लिए क्या करता है, ठीक है, या फिर अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं। लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। उन पौधों को भी जीवित रहने के लिए अन्य कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता होती है। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम सरीखे अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं। मिट्टी से क्या क्या लेते हैं ये लोग? ये पौधे नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम सरीखे अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। इसे अकार्बनिक नाइट्रोजन तथा नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनते हैं। उसके बाद है विषमपोषी। विषमपोषी किसे कहते हैं? विषमपोषी किसे कहते हैं? इस टॉपिक के बाद आप लोगों से प्रश्न पूछेंगे इस 2 पेज से संबंधित। प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित है। भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर भी निर्भर करती है। उदाहरण के लिए यदि भोजन स्रोत अचल है, जैसे कि घास, भोजन स्रोत अचल है, अचल कौन सा स्रोत है? घास। या गतिशील है, जैसे हिरण। दोनों प्रकार के भोजन का अभिगम का तरीका भिन्न भिन्न है तथा गाय व शेर किस पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की अनेक युक्तियां हैं। कुछ जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं और तब उसका अवशोषण करते हैं। फफूंदी, ईस्ट तथा मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण हैं। अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन कहाँ होता है? शरीर के अंदर होता है।
बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे थे। अब बारी है ये जो 6 पेज आप पढ़े हैं इसके प्रश्नोत्तर का, कि रियल में आप कितनी ईमानदारी और शिद्दत से इसे सुन रहे थे। आते हैं हम लोग पहले और दूसरे पेज में। कुछ देर समय लगता है, आपका क्वेश्चन जनरेट हो रहा है। आप बताएंगे सजीवों को परिभाषित लक्षण के लिए केवल दिखाई देने वाले गति को पर्याप्त क्यों नहीं माना जाता है। ABCD कोई आदमी नहीं बोलेंगे, अपने कॉपी में फटाक से आंसर नोट करेंगे। 1 नंबर दीजिए। पहला सवाल है, 1 का जवाब A होगा, B होगा, C होगा, D होगा। नोट कीजिए फटाफट, सब सवाल का जवाब हम बताएंगे। इन सवालों का जवाब आप जो लोग मोबाइल पे देख रहे हैं वो लोग कमेंट्स में बताएंगे। एक का आंसर A है, B है, C है, D है, इसका जवाब हम आपको दे देंगे। आज का पहला सवाल है, सजीवों को परिभाषित लक्षण के लिए केवल दिखाई देने वाली गति को पर्याप्त क्यों नहीं माना जाता है। A, क्योंकि निर्जीव वस्तुएं की भी गति कर सकती है। B, क्योंकि कुछ सजीव जैसे सो रहे हैं जंतु या कुछ पौधे स्पष्ट रूप से गति करते हुए नहीं दिखाई देते। C, क्योंकि गति केवल जंतुओं में होती है, पौधों में नहीं। D, क्योंकि गति केवल वृद्धि के कारण होती है। नोट कर लिए। दूसरा सवाल, विषाणुओं में सजीव होने पर वैज्ञानिकों के बीच विवाद का मुख्य कारण क्या है। A, विषाणु बहुत सूक्ष्म होते हैं और आंखों से नहीं दिखते। B, विषाणु वृद्धि नहीं करते हैं। C, उनमें तब तक कोई आणविक गति नहीं होती जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते। D, विषाणु केवल पौधे को संक्रमित करते हैं। दूसरा का लिखिए। तीसरा का लिखेंगे, सजीवों की सुसंगठित और सुव्यवस्थित संरचना के समय के साथ विघटित होने का मुख्य कारण क्या है। A, भोजन की कमी होना। B, पर्यावरण का प्रभाव। C, अणुओं की गति का रुक जाना। D, शरीर का अधिक कार्य करना। जल्दी लिखिए। 3 का आंसर A होगा तो A लिखिए, B है तो B लिखिए, C है तो C लिखिए, D है तो D लिखिए। जल्दी। लास्ट सवाल है इस पेज का, सजीवों में मरम्मत और अनुरक्षण के लिए क्या आवश्यक है। A, केवल बाहरी गति करना। B, अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना। C, पौधे का हमेशा हरा दिखना। D, केवल सांस लेना। जल्दी से आप इन सवालों का जवाब कमेंट्स में लिखें। धन्यवाद।